Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about प्लेज और पॉन कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, प्लेज क्या होता है और पॉन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आपके सब्जेक्ट बिजनेस लॉ में. इसको कवर करने से पहले हम प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके थे कि हमारा बेलमेंट का क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है. ठीक है, बेलमेंट के बारे में हम एंटायर डिस्कस कर चुके थे. एक तरीके से जो आपका प्लेज है ये बेलमेंट ऑफ गुड्स है एज अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज. ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे बेलमेंट में भी पोजेशन दी जाती थी, ट्रांसफ़र होती थी, लेकिन ये उसका एक एडवांस वर्जन है. ठीक है, इसमें गुड्स को डिलीवर किया जाता है एज अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट. ठीक है, ये होता है आपका प्लेज. तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं प्लेज क्या होता है. अ प्लेज इज़ ओनली अ स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट. प्लेज क्या है, एक तरीके से स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट है. एंड चीफ बेसिक ऑफ डिस्टिंक्शन इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. जो चीफ डिस्टिंक्शन है, बेसिस ऑफ डिफरेंस है, वो क्या है, इसका ऑब्जेक्ट बेलमेंट का और प्लेज का. जहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है डिलीवरी ऑफ गुड्स का इज़ टू प्रोवाइड अ सिक्योरिटी फॉर अ लोन और फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन, दैट काइंड ऑफ बेलमेंट इज प्लेज. मतलब जहाँ पर हमें क्या करना है, हमें गुड्स की जब हम डिलीवरी कर रहे हैं फिर हम क्या करेंगे, उसको प्रोवाइड करेंगे एज अ सिक्योरिटी फॉर अ लोन, तो वो कहलाता है आपका इस तरीके का बेलमेंट प्लेज. अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 द प्लेज हैज़ बीन डिफाइंड इन सेक्शन 172. ठीक है, जो आपका जो प्लेज है वो डिफ़ाइन किया गया सेक्शन 172 में. इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे कोई पर्सन है एक्स, उसने बोरो किए आपके 1 लाख रुपए. कितने बोरो किए उसने, या 10 लाख, मान लीजिए 10 लाख उसने बोरो किए सिटी बैंक से. किसी बैंक से उसने पैसा उधार लिया और कीप्स हिज शेयर्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट. और क्या किया, उसने अपने शेयर्स को वहाँ पर गिरवी रख दिया. ये कहलाया उसका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज. प्लेज का मतलब ही होता है गिरवी रखना. ठीक है, बेलमेंट में क्या होता है, हम पोजेशन रखते थे कुछ टाइम के लिए, ये एक तरीके से काइंड ऑफ बेलमेंट भी ही है, लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ गुड्स को अपने एज अ सिक्योरिटी रख देते हैं दूसरे के पोजेशन में. ठीक है, इतना डिफरेंस क्लियर है. फिर सेक्शंस 172 प्लेज में पाउनर और पाउनी को भी डिफाइन किया गया. ठीक है, तो द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज. ठीक है, और जो बेलर जो होता है इस केस में, इस बेलमेंट के केस में, जो इस कॉन्सेप्ट को हम बोल रहे हैं ना बेलमेंट ऑफ गुड्स, तो सिचुएशन में जो आपका बेलर होगा वो होगा आपका पाउनर, और जो बेली होगा, जो पोजेशन लेगा, यानी कि जो बैंक हुई वो हुई उसकी पाउनी. क्लियर, एक्स हुआ इसमें पाउनर और बैंक हुई आपकी बेली, पाउनी. क्लियर, ये आपका, इसको पाउनर और पाउनी को क्या बोल सकते हैं, पाउनर को हम प्लेजर भी बोल सकते हैं और पाउनी को हम प्लेजी भी बोल सकते हैं. क्लियर, प्लेज और पाउन कॉन्ट्रैक्ट नाम एक ही है, मतलब दोनों प्लेज और पाउन का मतलब यही होता है, गिरवी रखना. ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ. ठीक, और इसके क्या एसेंशियल्स होते हैं प्लेज के, जो गुड्स हैं वो जब डिलीवर्ड हो रहा है एज अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेब्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस, एक ये हो गया. इसमें क्या होती है, इसमें आपकी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होती है गुड्स की जो प्लेस किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, एक थर्ड पर्सन है जिस पे पोजेशन है गुड्स की, जो अग्री है होल्ड करने के लिए प्लेजी के बिहाफ पर, वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा सफिशिएंट डिलीवरी को. ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन इसमें असेंशियल है. तो एग्रीमेंट टू ट्रांसफ़र पोजेशन ऑफ गुड्स व्हेन रेडी और इन फ्यूचर डजंट क्रिएट अ प्लेज. यानी कि कोई एग्रीमेंट बन गया कि हम फ्यूचर में हम पोजेशन ट्रांसफ़र कर देंगे, तो वो आपका प्लेज नहीं कहलाएगा, वो आपका प्लेज कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा. इसमें ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन असेंशियल होती है. ठीक है, आप देख लेते हैं डिफरेंस क्या होता है आपका प्लेज और बेलमेंट में. तो इनको हम पॉइंट्स के थ्रू डिस्कस करेंगे. सबसे पहला आता है इनका पर्पस क्या है. ठीक है, प्लेज जहाँ पर
बेलमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे कि हमें किसी डेट का रीपेमेंट करना है या किसी ड्यूटी को परफॉर्म करना है। बेलमेंट आपके किसी भी तरीके की हो सकती है, किसी भी काइंड में, कोई से भी फॉर्म में। तो प्लेज इज द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज अ सिक्योरिटी। ये हुआ कि प्लेज को यूज़ किया गया बेलमेंट ऑफ गुड्स एज अ सिक्योरिटी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्पेसिफिक प्रॉमिस, ठीक है, यानी या फिर परफॉर्मेंस ऑफ अ ड्यूटी। दूसरी तरफ बेलमेंट क्या है? बेलमेंट ऑन द अदर हैंड इज़ फॉर अ पर्पस ऑफ एनी काइंड। ये किसी भी तरीके के फॉर्म में हो सकता है आपका बेलमेंट। क्लियर ये वाला पॉइंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, फिर आती है कंडीशन जहाँ पर डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो पाउनर जो होता है वो रिपे करता है डेब्ट को, और पाउनी उस सिचुएशन में उनको नोटिस देगा कि पाउनर को कि वो सेल कर देगा गुड्स जो उसने गिरवी रखे हैं उसके पास। और बेली क्या करता है? बेली रिटेन करके चलता है गुड्स को और श्यू कर सकता है सिर्फ अपने चार्जेस के लिए। एक तो ये डिफरेंस हो गया, ठीक है, कि राइट टू सेल मतलब बेली को राइट नहीं है। बेली क्या कर सकता है? सिर्फ गुड्स को रिटेन करके चल सकता है, रोक कर चल सकता है और श्यू कर सकता है बेलर पर अपने ड्यूज़ के रिगार्डिंग, अपने चार्जेस के रिगार्डिंग। ऑन द अदर हैंड जो पाउनी है, पाउनर को एक तो रीपे करना पड़ेगा लोन, डेब्ट, और पाउनी उस सिचुएशन में उनको नोटिस भेजेगा कि मैं तुम्हारा गुड्स सेल कर दूंगा जो मेरे पास गिरवी रखा है। तो पाउनी सेल कर सकता है गुड्स को जो प्लेस हो रहे हैं आफ्टर गिविंग नोटिस टू द पाउनर इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट बाय द पाउनर, अगर कोई पाउनर कभी डिफ़ॉल्ट करता है उस सिचुएशन में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इन केस प्लेस द पाउनी हैज़ नो राइट टू यूज़ द गुड्स। मतलब इसमें क्या है? पाउनी क्या नहीं कर सकता? पाउनी यूज़ नहीं कर सकता गुड्स को जो भी उसके सामने उसके यहाँ पे प्लेज हुए, मतलब जो गिरवी रखे गए हैं। लेकिन बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? बेली यूज़ कर सकता है उस गुड्स को एज पर द टर्म्स ऑफ बेलमेंट, मतलब जो टर्म्स आपकी मेंशन होंगी कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। तो इन केस प्लेज द पाउनी हैज़ नो राइट टू use the goods placed with him. In case of bailment the bailey may do so if the terms of bailment so provide. क्लियर ये वाला पॉइंट? ये हुआ इसका डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज। और इसका एक डिफरेंस और आ सकता है, जैसे कि पार्टीज़ के बारे में बोलें तो बेलमेंट में पार्टीज़ के क्या नाम होते हैं? बेलर और बेली। लेकिन जो प्लेज होता है, प्लेज में पार्टीज जो होती हैं वो उनको टर्म दे दी जाती है पाउनर और पाउनी के नाम से या फिर प्लेजर और प्लेजी के नाम से। बस इतना सा डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच, कि ये बेसिक थे उसके 3 डिफरेंस, ठीक। क्लियर ये वाला। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि राइट्स क्या होते हैं आपके पाउनर के और आपके पाउनी के, और क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, ठीक है, और कौन कौन पर्सन प्लेज कर सकता है, वैलिड प्लेज कौन कौन कर पाएगा, ठीक। तो पहले हम राइट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या राइट्स होते हैं पाउनी के। तो राइट्स ऑफ पाउनी देखते हैं। सबसे पहला राइट आता है राइट ऑफ रिटेनर, जो कि मेंशन है आपका सेक्शन 173 में। तो एज पर सेक्शन 173 द पाउनी यानी कि जो बेली हुआ वो रिटेन कर सकता है गुड्स को जो प्लेस्ड हुए हैं, नॉट ओनली फॉर अ पेमेंट ऑफ अ डेब्ट और द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस बट ऑल्सो फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द डेब्ट and all necessary expenses incurred by him in respect of the possession or for the preservation of goods placed। मतलब जो उसके खर्चे हुए हैं प्रिजर्व करने में गुड्स जो उसने प्लेस किए हैं, तो उसके रिगार्डिंग वो इनकर्ड कर सकता है, उस सिचुएशन में वो गुड को रिटेन करके चल सकता है। तो ये राइट हुआ आपका पाउनी का सबसे पहला राइट ऑफ रिटेनर जो सेक्शन 173 में है। फिर नेक्स्ट राइट आता है उसका राइट टू एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेस, ये आपके सेक्शन 175 में है। ये क्या बोलते हैं? द पाउनी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द पाउनर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। सेक्शन 175 के थ्रू जो पाउनी है वो रिसीव कर सकता है पाउनर से एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेस जो इनकर्ड हो रहे हैं उसके द्वारा फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द गुड्स प्लेस। For such expenses, however, he doesn't have right to detain the goods, ठीक है। सेक्शन 175 कहता है कि पाउनी एंटाइटल है रिसीव करने के लिए पाउनर से जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए उसके द्वारा फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द गुड्स प्लेस्ड, ठीक है। ये होता है उसका
राइट टू एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेस, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है राइट ऑफ सेल। इसमें क्या है, ये सेक्शन 176 के थ्रू है। ये क्या बोलता है, एज पर सेक्शन 176 पाउन इज राइट वेयर पाउनर मेक डिफॉल्ट, मतलब जब पाउनर कोई डिफॉल्ट करता है सिचुएशन में पाउनी क्या कर सकता है, इफ़ द पाउनर मेक्स डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ द डेट और परफॉर्मेंस एट द स्टिपुलेटेड टाइम, जो एक टाइम पीरियड फिक्स्ड है उसके रिगार्डिंग जो प्रॉमिस लिया, जो उसने प्रॉमिस दिया है, तो उसमें जो गुड्स जिस सिचुएशन में उसको प्लेस हुए, मतलब एक डेफिनेट टाइम पीरियड के रिगार्डिंग अगर पाउनी किसी सिचुएशन में पाउनर जो है डिफ़ॉल्ट करता है, तो पाउनी को राइट है कि वो एक तो सूट कर सकता है अगेंस्ट द पाउनर अपॉन द डेट, मतलब जो उसने उससे कर्ज लिया, जो लोन लिया, और जो सिक्योरिटी है जो उसने जो अपना गुड्स रखा है एज अ सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी, तो वो क्या कर सकता है, वो सेल कर सकता है उस सिक्योरिटी को जो उसने प्लेस की, जहाँ पर वो उसको सेल करने से पहले एक रीजनेबल नोटिस देगा, तब उसके बाद में वो उसको सेल कर सकता है। तो यानी कि राइट ऑफ सेल, ठीक है। पाउन इज राइट वेयर पाउनर मेक डिफॉल्ट, ठीक है। ये होता है राइट पाउनी के। तो ठीक है, ये हुए आपके राइट्स ऑफ पाउनी। क्लियर, ऑल क्लियर, ठीक है। तो स्टूडेंट एक बार हम गो थ्रू करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा लेक्चर में। हमने पढ़ा कि प्लेज और पाउंड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फिर डिफरेंसेस कवर किए हमने प्लेज के और बेलमेंट के, कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये थे इसके डिफरेंसेस, ठीक है। कि डिफ़ॉल्ट के केस में पाउनर जब रिपे नहीं करेगा तो एक नोटिस देंगे, उसके गुड्स को वो सेल कर देगा। अगर पाउनी को राइट है कि वो कोई राइट नहीं है कि वो यूज़ करे गुड्स को जो प्लेज हुए हैं, लेकिन बेलर को राइट है कि वो यूज़ कर सकता है, बेली को राइट है एज़ पर द बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट, और ये राइट्स हुए आपके पाउनी के, ठीक है। ये हुए आपके राइट्स, ठीक। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।